दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन पुनः आपके सामने पंचायती राज इतिहास को पिछले अध्याय में बताया और आगे आज हम चर्चा करेंगे पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल के विषय में। जैसा कि दोस्तों पंचायती राज 3 स्तरीयों का बना हुआ है, जिसमें सबसे पहला आता है ग्राम पंचायत, उसके बाद होता है मध्यवर्ती पंचायत और उसके लास्ट होता है जिला पंचायत। यानी पंचायती राज व्यवस्था में सबसे पहले ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत, ये तीनों मिलाकर के पंचायती राज व्यवस्था का मॉडल होता है। तो दोस्तों ये तीनों मॉडल को चलाने के लिए तीनों जगह पे अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग सबका कार्यकलाप है जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो बीच के होते हैं मध्यवर्ती पंचायत, जिसे हम ब्लॉक पंचायत, प्रखंड पंचायत या फिर इंटरमीडिएट पंचायत भी कहते हैं, कहीं कहीं इसका नाम इंटरमीडिएट पंचायत आए। जैसा कि अब हम जानकारी लेंगे कि इस 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे पहले पैदान पे आता है सीटों का आरक्षण। सीटों का आरक्षण जो है वो तीनों व्यवस्था में एक ही टाइप का होता है। जैसे जहां जनजाति और जो दोनों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होते हैं, उनका 1/3 भाग जो होता है, उसमें से इनमें से महिलाओं का 1/3 भाग आरक्षित रहता है। उसके बाद जहां भी चक्रानुसार इसमें हम देखते हैं कि कम से कम 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है और ऐसी सीटें भिन्न भिन्न निर्वाचन आयोग के चक्रानुसार द्वारा आवंटित की जाती है। इसका अर्थ है कि कुल 9 सीट अगर है तो न्यूनतम 3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। यह तीनों जो व्यवस्था है ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती और जिला पंचायत, तीनों में लागू होता है। जैसा कि दोस्तों अब हर क्षेत्र में देखा जाए तो एक एक उनका हेड होता है। जैसे ग्राम पंचायत में उनके हेड मुखिया होते हैं, प्रखंड पंचायत में उनके हेड प्रमुख होते हैं जो पंचायत समिति से नियुक्त किए जाते हैं, वो ब्लॉक पंचायत में जाते हैं, और जिला परिषद से नियुक्त किए जाते हैं, उनके भी एक अध्यक्ष होते हैं। अब पंचायती राज की जो संरचना है, संरचना क्या होता है कि मध्यवर्ती, ग्राम पंचायत और जो तीनों है, तीनों के द्वारा तीनों में सदस्य होते हैं और सदस्य के ऊपर एक अध्यक्ष होता है। जैसा कि दोस्तों अब इसके लिए पंचायतों की अवधि की जानकारी हम प्राप्त करें तो पंचायतों की जो अवधि है वो सभी पंचायतों की अवधि 5 सालों की होती है। यानी हर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत की अवधि 5-5 वर्षों की होती है। हर 5 साल में उनका कार्यक्रम खत्म हो जाता है और नए सिरे से फिर से चुनाव होता है, और चुनाव होने के बाद फिर जो नवनिर्वाचित होते हैं, मुखिया हुए ग्राम पंचायत में और वार्ड सदस्य हुए, इसके बाद मध्यवर्ती पंचायत में पंचायत समिति और प्रमुख हुए, और जिला पंचायत में जिला परिषद और उनके अध्यक्ष हुए। इन लोगों का चुनाव जो होता है वो 5 सालों के लिए होता है। जैसा कि दोस्तों चुनाव कराना, तो हर राज्य में स्वतंत्र चुनाव निकाय आयोग होते हैं जिनको निर्वाचन आयोग कहते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इन लोगों का चुनाव होता है। चुनाव की अवधि वही 5 साल के बाद होता है। इसके बाद वित्त आयोग। तो दोस्तों कहीं भी काम करने के लिए पैसा चाहिए, बिना वित्त का तो कुछ होता नहीं है, यानी पैसे से सब कुछ होता है। तो पैसा जो होता है उसके लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है, और जो भी हमारा वित्त आयोग है वो क्या है, तो सरकार के द्वारा जो भी अनुशंसा की जाती है रकम का, वो रकम तीनों जगह पे चला जाता है वित्त आयोग। इसके बाद विकास की कुछ गतिविधियां हैं जो वित्त आयोग के द्वारा जो रकम आती है, जो पैसे राशि जो आवंटित की जाती है, उस राशि का लोग जो सदुपयोग होता है वो कहां कहां होता है, उस पर थोड़ी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला है आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास पंचायत का हो, हमारे ब्लॉक का हो, हमारे जिला का हो, इसके लिए हम आर्थिक विकास के अंतर्गत में जो राशि आती है उसे खर्चा किया जाता है। इसके लिए बहुत सारे चीज है, बहुत सारे स्रोत हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें 11 गतिविधि जो है वो आर्थिक विकास पर लक्षित होता है। इनमें से एक है निर्धनता उन्मूलन। निर्धनता उन्मूलन से दोस्तों जहां की तात्पर्य है निर्धन यानी गरीब, जो भी हमारे गरीब हैं उनको बढ़ावा देना, उनका रोजगार का अवसर प्राप्त करना, उनको रोजगार दिलाना, उनसे वो रेवेन्यू जनरेट कर करके उन लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। उसके बाद में इसके अंतर्गत में SGSY, RIDP राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, जिसे हम MRLM कहते हैं। अन्य क्षेत्रों में दोस्तों कृषि,
भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी, लघु वनोत्पाद, लघु पैमाने के कुटीर उद्योग, ईंधन एवं चारा सम्मिलित हैं। ये सारे दोस्तों आर्थिक विकास के ऊपर आते हैं। दूसरा श्रेणी में आता है वो शिक्षा है। शिक्षा जैसे कि समझते हैं, बिना शिक्षा का कहीं भी समग्र विकास संभव नहीं है। तो शिक्षा इस श्रेणी में अंतर्गत में 5 गतिविधियां होती हैं जो मैं बताऊंगा आपको। शिक्षा में 5 गतिविधियां हैं। आप जानते हैं, प्राथमिक लेवल की शिक्षा, उच्च लेवल की शिक्षा, मध्यम लेवल की शिक्षा और छोटे बच्चों का जो आंगनबाड़ी शिक्षा है, या फिर और भी जो भी शिक्षा संबंधित रिलेटेड चीज हैं, वो सारे इसके अंतर्गत में आते हैं। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से कहने का तात्पर्य यह है कि इस संबंध में 2 गतिविधि होते हैं। पहला होता है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो स्वास्थ्य जो होता है दोस्तों, जहां के समझ रहे हैं, स्वच्छता से भी आप समझ रहे हैं। हम स्वच्छ नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारा समाज दूषित होगा और हम अच्छे तरह से नहीं रह पाएंगे, हमारी बीमारियां घेरती रहेगी। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वच्छता बहुत जरूरी है। और उसका दूसरा पहलू होता है परिवार कल्याण। परिवार कल्याण में जहां तक दोस्तों आप जानते हैं, जनसंख्या एक बढ़ती हुई बहुत बड़ी समस्या हमारे देश की है। हमारा देश जनसंख्या के मामले में दूसरे लेवल पे आता है। प्रथम चाइना है, दूसरा हमारा देश है। अभी देखा जाए तो अभी हमारे देश का जो कुल जनसंख्या है करीब 100 करोड़ 36 लाख करीब पहुंच चुका है। जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है, इस पे अंकुश लगाना भी बहुत जरूरी है। ये भी कार्य हमारा ग्राम पंचायत का होता है। चौथे लेवल पे आता है कल्याण, महिला एवं बाल विकास। कल्याण से दोस्तों आप समझ चुके हैं कल्याण क्या होता है। कल्याण सिंपल शब्दों में हम समझे तो जो भी हमारे अगल बगल के लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाए जाते हैं, जैसा कि आप स्टाइपेंड मिलता है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ बच्चे हैं जिनको किताब कॉपी मिलता है, किसी को साइकिल मिलता है। तो सारी योजनाएं जो है वो कल्याण के अंतर्गत में आते हैं। महिला से संबंधित जो भी बातें हैं, जैसे महिला स्वरोजगार करने के लिए, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की स्वास्थ्य, ये सारी जो चीजें हैं वो महिला के अंतर्गत में आते हैं। और बाल कल्याण से दोस्तों जहां तक ये है कि हमारे भारत में भी शिशु का जो जन्म है और उसका मृत्यु दर काफी पहले था, जो कि अब धीरे धीरे हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा वो धीरे धीरे कम हो रहा है। कुपोषण की समस्या अपने देश में बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। अभी एक सर्वे आया था जिसमें कहा गया था कि हमारे भारत के 70% बच्चे जो हैं कुपोषित हैं। तो कुपोषण जहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इस कुपोषण के जंग को लड़ने के लिए भी हमारे यहाँ पे जो योजनाएं तीसरे नंबर पे चलाई जाती है वो क्या है, बाल विकास है। तो चौथे नंबर में जो बताया क्या, कल्याण, महिला और बाल विकास जो है, इसमें 4 गतिविधियां होती हैं, जिनमें सामाजिक कल्याण, कमजोर वर्गों का कल्याण, लोक वितरण पद्धति और महिला एवं बाल विकास सम्मिलित है। 5वें नंबर पे दोस्तों आता है ढांचागत विकास। जैसा कि ढांचा कहने का मतलब है कि ढांचा यानी किसी चीज को बनाना, मेकिंग करना। तो ढांचागत विकास में आता है, इसमें 7 गतिविधि होती है। जैसे सबसे पहला सड़क, दूसरा है आवासीय सुविधाएं, तीसरा पेयजल, चौथा बाजार, अगला है विद्युतीकरण और सामुदायिक परिसंपत्तियों का अनुरक्षण आदि आता है। तो दोस्तों जैसा कि इसमें आता है, तो पहला सड़क से आप समझ चुके हैं कि सड़क का निर्माण भी हमारे देश के लिए बहुत मूलभूत आवश्यकता में सड़क आता है। उसके बाद आवासीय सुविधाएं, जैसे जो गरीब लोग हैं उन्हें इंदिरा आवास की सुविधा दिलाना, उन्हें जो तरह तरह के जो आवासीय योजनाएं हैं उनका दिलवाना, गरीबों को घर बनवाना, ये सारी आवासीय सुविधाओं में आता है। पेयजल के लिए अभी हमारे बिहार सरकार में अभी नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा में जो लक्ष्य हमारे जो ये चलता है, तो पेयजल का मीनार बनाया जा रहा है और उस मीनार के जरिए हर घर नल का जल, यानी हर घर शुद्ध नल का जल का प्रावधान किया गया है। ये उसी अंतर्गत में आता है। इसके बाद बाजार, तो बाजार हमारा लगाने का उद्देश्य ये होता है कि हमारा जो जगह है, हमारे इर्द गिर्द जो जनसंख्या है, उनको एक मार्केट देना, जिसमें कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो जाकर के अपने बाजार में जाकर उसका विपणन करे और वहां से मार्केटिंग हो, ताकि सब लोगों को लाभ मिल सके, सामान लेने वाले को सामान मिल सके और दूसरे लोगों को जो बेच रहे हैं उन्हें मुनाफा हो सके। अगला विद्युतीकरण हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है और लगभग हमें लगता है कि अब हमारे देश में
बहुत अधिक संख्या में, शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ हो, लेकिन हमारा पूरा जितने भी जगह है सारा जगह विद्युतीकरण हो चुका है। तो विद्युतीकरण भी हमारे इसी ढांचागत में आता है। और अगला है सामुदायिक परिसंपत्तियों का अनुरक्षण, यानी जो हमारा सामुदायिक परिसंपत्ति है, जैसे हमारे गांव में ये पंचायत सरकार भवन है, सामुदायिक भवन है, हमारा धर्मशाला है, हमारा कुआं है, तो ये सारी चीजों का जो अनुरक्षण यानी हम उसका ये देखभाल करते हैं, वो सारी चीजें किस में आता है, वो इसी के अंतर्गत में आता है। तो उपरोक्त सोच के परिणाम स्वरूप संशोधन में मुख्य रूप से ये जो प्रावधान किए गए हैं, तो ये सारे दोस्तों हमारे पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो आज इतना ही, और अगले एपिसोड जो हमारा होगा, जो अगला हम वीडियो जारी करेंगे यूट्यूब पे, उसमें हम बताएंगे ग्राम सभा क्या है, इसके बाद ग्राम पंचायत क्या है, पंचायत प्रमुख क्या होता है, यानी ब्लॉक पंचायत क्या है और जिला पंचायत क्या है। इन सारे चीजों पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो संक्षिप्त परिचय था वो ये था दोस्तों। अभी हमारा वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ जो बेल बटन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि जो अगला हमारा वीडियो होगा वो आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।